छत्तीसगढ़ के नतीजे जो आपको पहले देखने को मिलेंगे, क्योंकि छोटी विधानसभा है और उसके बाद हम तेलंगाना की भी उम्मीद करते हैं। मनीष, बताइए आप। मनोरंजन, जैसा कि आपने कहा कि भले ही यहाँ पर 90 ही विधानसभा क्षेत्र हो, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव रहा है पिछले 3 विधानसभा चुनाव का, उसके अनुसार यहाँ पर काफ़ी उलटफेर भी होता है। क्योंकि शहरी इलाकों में आप एक पार्टी का आप देखेंगे जोर होता है, फिर ग्रामीण इलाकों के जब काउंटिंग शुरू होती है तो वहाँ पर फिर वो पासा पलटता भी रहा है। ये छत्तीसगढ़ का इतिहास है। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ का मौसम जो है हर बार की तरह से यहाँ पर काफ़ी खुला खुला है, और जो एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उसके बाद से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे स्पष्ट बहुमत तो मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पिछले बार की तुलना में 2018 में जो उनका परफॉर्मेंस रहा था उस समय 10% वोटों का अंतर था। शायद इस बार वो वोटों का प्रतिशत बीजेपी कई मायनों में उसे पाटने में कामयाब होगी, लेकिन गैप अभी भी एग्जिट पोल के रुझान के अनुसार दिखा है। लेकिन जो चुनाव जो हुए हैं मनोरंजन, ये बड़े रोचक चुनाव हुए छत्तीसगढ़ के। यहाँ पर बीच चुनाव के बीच में जो वादे जो हैं उसे एक दूसरे के ऊपर जो है, जैसे ही बीजेपी ने कहा कि वो महतारी वंदन योजना यानी कि महिलाओं के लिए हर महीने 1-1 हज़ार उनके खाते में डालेगी, तो जब उसका रुझान आने लगा कि उसके कारण जो है महिलाओं वोटरों में जो है बीजेपी के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो तुरंत कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि वो 15,000 रुपये देगी, यानी कि 12,000 से 15,000। उसी तरीके से धान की खरीद का मूल्य बीजेपी ने 3100 का वादा किया तो कांग्रेस ने 3200 रुपये का वादा किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इस बात से ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार भी उन्होंने जो कर्ज माफ़ी का जो वादा किया है उसका जादू किसानों पर एक बार फिर चलेगा, जिसके कारण उनकी नैया छत्तीसगढ़ में फिर से पार होगी। मनोरंजन जी, अब तो कुछ ही पलों में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। किसी भी वक्त पहला रुझान हमारे पास आना चाहिए, और जो छोटे राज्य हैं मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में जहाँ पहली वोटिंग हो चुकी थी उसका रुझान तो हमारे सामने होना चाहिए जरूर। और हम अब दूसरे सहयोगी के पास चलते हैं। हिमांशु हैं हमारे साथ, लेकिन एक क्विक कमेंट गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है। गीता जी, स्वागत है आपको एनडीटीवी पर। एक जल्दी से रिएक्शन दीजिए, क्या लिख रही है? 4 में से कितना, अगर ओवरऑल बात 4 विधानसभाएं हैं आज? जी जी जी, तो 2-2, 1-2, 3-2, 4-4, 4-0। जो एग्जिट पोल के रुझान अगर मान लिया जाए तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बाकी ऐसा अगर जो एग्जिट पोल को मान लिया जाए, बाकी आपके देखिए छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो पहले जो 1.5 महीने पहले जिस प्रकार का वहां एक बिल्कुल एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा था, लेकिन अंत में आते आते तक वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई और एक ये दिख रहा था कि मतलब दोनों तरफ से कंपटीशन है। हालांकि थोड़ा सा एज उस महा कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो ज्यादा स्पष्टता उसमें दिखाई देगी। पहला रुझान आपको रोक रहा हूं क्योंकि पहला रुझान जो पोस्टल बैलेट का राजस्थान से आ चुका है। बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त इस पर दिखाई दे रही है। राजस्थान से पहला रुझान ये आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट का रुझान है। जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, साथ ही जो वृद्ध होते हैं वो भी अपना पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं, और इसीलिए जो ये पहला रुझान है ये आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट का है और राजस्थान से आया है, जहां पर कि बीजेपी को बढ़त दिखाई गई। यानी देखिए सुमित, आप जो बात कह रहे थे कि 8:05 हुआ है और पहले 5 मिनट के भीतर ही पहला रुझान जो है वो आ गया है। इनफैक्ट वो रुझानों से मुझे याद आया पोस्टल बैलेट से कि वो कांग्रेस की कंट्रोवर्सी भी हो गई थी मध्य प्रदेश में, बालाघाट में, कि सब इकट्ठा किया जा रहा है, पहले कैसे खोल लिया, क्या कैसे खोल लिया। कांग्रेस ने कंप्लेन भी की थी। बिहार में भी कंट्रोवर्सी हुई थी। बिहार में पहले पोस्टल बैलेट बाद में गिना गया था, उसको लेकर के एक देखिए मध्य प्रदेश से भी आ गया है। मध्य प्रदेश से भी पहला रुझान आया है, ये भी पोस्टल बैलेट का है। इसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से ही पहले रुझान आ चुके हैं। 1-1 सीट के दोनों ही सीटों पर बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है। ये पोस्टल बैलेट है, यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें कि इनकी संख्या जो है कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है ईवीएम के वोटों की तुलना में, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की गिनती होती है। वो लोग जो कि चुनाव में ड्यूटी पर अलग अलग जगह होते हैं वो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान करते हैं, और ये चुनाव का जो मतदान की डेट होती है उससे काफी पहले इनके वोट जो है वो रजिस्टर कर लिए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। अमिताभ भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। इस बार 3 लाख के करीब राजस्थान में पोस्टल बैलेट वोट पड़े, और पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो गैप था
वो 1,78,000 का था। तो जो ये उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस को कि ओपीएस का जो मुद्दा है वो सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, इसलिए उसको वोट मिलेंगे, तो ये इसमें उनको लीड आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो की बढ़त होगी। लेकिन यहाँ बताना ये जरूरी है कि ये जो सीट है बीजेपी की ही सीट है 2018 में। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है दूसरा दो रुझान मध्य प्रदेश में दोनों सीटों पर अभी तक जो रुझान आए बीजेपी आगे है, और उसको एक सीट का फायदा पोस्टल बैलेट के हिसाब से संजय जी दिख रहा है। हालांकि बहुत शुरुआती है, बहुत जल्दबाजी में हम अभी कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल निष्कर्ष तक तो मतलब जब तक उसके भी ईवीएम के भी काउंटिंग प्रोग्रेस नहीं कर जाता है। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है, एक जिंक फैक्टर ऐड करता है, थोड़ा एक्साइटमेंट ऐड करता है, थोड़ा थ्रिल ऐड करता है। लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण बात है संजय जी कि पिछले चुनाव में जो सरकारी कर्मचारी थे उनका गुस्सा बीजेपी को झेलना पड़ा था। वो झेलना पड़ा, उसके और भी कारण थे। उसके पहले अगर आप याद कीजिएगा तो उसी समय ये SC/ST का प्रमोशन रिजर्वेशन वाला भी इशू था, और उसके बाद सरकार ने उसको पलटा था। उसको लेकर के बहुत सारे तबकों में एक आक्रोश भी था। इस बार कई बार ये जरूरी नहीं होता कि सरकारी कर्मचारी सिर्फ ओपीएस से, क्योंकि बहुत सारे समय में आप देखेंगे सरकारी लोग बहुत चीजों को टेकन फॉर वो। रुकूंगा, आपको छत्तीसगढ़ से भी रुझान आया है, ये भी पोस्टल बैलेट का है। यहाँ पर जो पहला रुझान आया है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है, तो ये पहला रुझान छत्तीसगढ़ से भी आया है। ये सारे रुझान जो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान का एक, मध्य प्रदेश के 2 और छत्तीसगढ़ का 1, ये सारे रुझान जो है वो पोस्टल बैलेट के। छत्तीसगढ़ की भी ये जो सीट है वो भी कांग्रेस के पास थी 2018 में, तो छत्तीसगढ़ वाली सीट भी कांग्रेस होल्ड कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछली बार सिर्फ 47,000 वोटों का फासला था दोनों पार्टियों के बीच में, और 2,87,000 पोस्टल बैलेट वोट पड़े थे। 10 सीटों पे पोस्टल बैलेट ने ही डिसाइड किया था विनर, और 5 सीटों का अंतर था इस बार। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी प्रावधान किया है कि जो 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो घर से अपने वोट डाल पड़ेंगे, तो वो भी पोस्टल बैलेट सकते हैं, पोस्टल बैलेट वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी प्रक्रिया हुई पूरी की पूरी, बाकायदा तस्वीरें आई थी, बाकायदा इलेक्शन कमीशन की टीम आपके घर पहुंचती है, बुजुर्ग को हाथ में मतपत्र दे रही है, मतपेटी उसके पास लेके जा रही है, बुजुर्ग चल नहीं पा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें आई थी। इलेक्शन कमीशन ने बहुत काम किया है। वो इस बीच देखिए सुमित, राजस्थान से 2 और मध्य प्रदेश से 3 रुझान आ चुके हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के जो 3 आए इसमें 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस पर आगे दिखाई दे रही है, वहीं राजस्थान पर 1 कांग्रेस 1 बीजेपी, तो ये बराबरी की टक्कर। और ये जो कांग्रेस भी जो है वो भी अपनी सीट उन्हीं की 2018 में कांग्रेस ने जीती थी, तो अभी जिनकी जो जीती हुई सीटें हैं वो दोनों। ये मेरे ख्याल से कांग्रेस एक सीट में पीछे भी है, जो आप नीचे आंकड़ा देख पा रहे हैं राजस्थान में अब 3 शायद कांग्रेस अब कोई एक सीट खो रही है ऐसा लगता है। अभी देखिए 2 और 1 हो गया। लेकिन अमिताभ जी ये तो बहुत शुरुआती और जिसको कहा जाए कि पोस्टल बैलेट का एक राजस्थान में बीएसपी भी एक पे जैसे मैंने कहा कि ईवीएम के भी कई सारे राउंड्स होंगे, और ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी। मुझे लगता है 16 से 24 राउंड होंगे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सीटों पे आबादी के हिसाब से। लेकिन क्योंकि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट बताया जा रहा है, उसमें उस समय पोस्टल बैलेट की जो इंपॉर्टेंस है वो रोल प्ले कर सकता है पोस्टल बैलेट। गीता जी आप किस तरह से लेंगी जो अभी शुरुआती रुझान आ रहा है? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो पारंपरिक तौर से अगर आप पिछले कुछ दशकों में पहले तो पोस्टल बैलेट ज्यादा रुझान उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब जो है थोड़ा जो राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें हम देख रहे बदलाव। और दूसरा ये भी है कि जिस राज्य में जहां सरकार अभी है, जिस पार्टी की सरकार है, अगर देखें तो वहीं उसको रुझान ज्यादा मिल रहा है, या फिर जिसकी सीट राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में 5-5 सीटों के रुझान आ चुके हैं, ये पोस्टल बैलेट के हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़त 3 सीटों पर दिखाई दे रही है, 2 सीटों का उसको फायदा होता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त है, और ये पिछली बार की स्थिति पर ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, कम से कम शुरुआती रुझानों में। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अब 7 रुझान मिल चुके हैं, 4 पर बीजेपी आगे है, उसको 1 सीट का फायदा होता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस 3 पर आगे दिखाई दे रही है और उसको 1 सीट का नुकसान हो रहा है राजस्थान में। ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है। लेकिन ये साफ कर दीजिए बार बार कि ये रुझान है, नतीजे नहीं है। अभी नतीजे आने में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का समय लगेगा, कई राउंड की गिनती होती है। और ये शुरुआत में जैसे बार बार अखिलेश कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोस्टल बैलेट है, अभी तो ईवीएम्स खुली नहीं है जिसमें जाके आप लोगों ने वोट दिया होगा, उसका हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभी तक के जो रुझान है इस पोस्टल बैलेट के, मध्य प्रदेश में 3-3 हो गया, अब हिसाब बराबरी का हो गया इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर। और अगर राजस्थान की बात की जाए वो आंकड़े भी हमारे पास है, राजस्थान में 4-3 चल रहा है, 4 बीजेपी है और 3 पे कांग्रेस, इन रुझानों में आगे। अरे तेलंगाना का तो हाल देखिए जरा, तेलंगाना में बीजेपी को
जो है वो 2 सीटों पे आगे चल रही है ये, और कांग्रेस 1 पे, BRS जो है। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि ये जो शुरुआती रुझान है ये पोस्टल बैलेट का रुझान है, और इसको आप उसी तरह से लीजिए। की बात सही हो रही है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी को बढ़त होती है। हिमाचल में शायद पहली बार काफी टाइम पे पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस को बढ़त, उसकी वजह से हाँ, और उसकी वजह से चुनाव भी वो तमाम फौजी जो ड्यूटी पे, छोटा राज्य था वहाँ हिमाचल में इनफैक्ट जो शांता कुमार की सरकार हारी थी, डिस्पाइट बीइंग वेरी पॉपुलर, वो सरकारी कर्मचारियों की वजह से हारी थी। राजस्थान जो गहलोत जो आ रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण कहते थे बीजेपी वाले को पोस्ट पे चर्चा हो सकती है कि जब सरकारी कर्मचारियों की बात होती है, हर पार्टी चाहती है कि उन्हें अपने पाले में लाया जाए, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि शायद पे कमीशन सरकार नहीं बना रही केंद्र सरकार। तो ये आपको लगता है कि एक सोचा समझा फैसला है? हाँ, सोच समझ के रिस्क ले रहे हैं। एक तरह से कई बार आपको ये रिस्क लेना होगा। दूसरा ये ओपीएस एनपीएस का वो डिबेट को आगे बढ़ाना होगा। और मैं एक चीज और भी मानता हूं कि ओपीएस की बात जब होती है तो सारे लोग ओपीएस करना लगते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं करती। ये इनकम्बेंट है बाकी लोग के ऊपर। यहां जितने लोग बैठे हैं किसी को तो पेंशन है नहीं, तो आपके पैसे पे मतलब आप कोई सरकार में है इसलिए वो लाभकारी है किसी योजना का रिटायरमेंट के बाद, और बाकी लोग को सोशल सिक्योरिटी नहीं हो, ये भी अन्याय है। इनफैक्ट अब जो अब रुझान हमारे पास है, राजस्थान के 9 के आगे 5 में बीजेपी, 4 में कांग्रेस, और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 5 में कांग्रेस, 4 में बीजेपी, जिस तरह के आंकड़े जो इस वक्त मैं अपने स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। अभी आपके सामने बढ़त है, ये बार बार कहते हैं पोस्टल बैलेट है। 2 खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। महेश वर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और रितु चौधरी जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। महेश जी, बहुत शुरुआत है अभी, और जो शुरुआत में तो स्थिति बिल्कुल कांटे की दिखाई दे रही है दोनों बड़े राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। निश्चित सुमित जी, मैं समझता हूं कि अभी जिस तरह का एग्जिट पोल और अभी जिस तरह का रुझान है उससे ज्यादा स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की हमारी मेहनत है और जो नीति और नियत के साथ हम जिस तरह से कैंपेन किए और जिस तरह से जनता का रुझान मिला है चुनाव के दौरान, उससे तो स्पष्ट है कि जीत जो है हमारे तीनों राज्यों में वो पक्का है, और उसमें हम किसी भी तरह से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन उन लोगों को होना चाहिए जिनके नीति और नियत में जो है कहीं ना कहीं खोट दिखाई देती है, कहीं ना कहीं वो कुछ कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। आज मैं इतना समझता हूँ, थोड़ा बहुत जो पत्रकारिता जीवन में रहा हूँ उसमें मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ को अगर आप उठा के देखिए तो वहां तो हमेशा एग्जिट पोल जो है जो आया उसके विपरीत जो है वहाँ नतीजा। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मामले में मैं एग्जिट पोल को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में निश्चित रूप से हमारे पक्ष में है। और जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बात है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें इस बार जो जिस तरह की कांग्रेस ने गढ़ी है या मुद्दों की बात कर ले, ये चुनाव इस बार मुद्दों को भी डिसाइड करें। आप ये देखिए कि जिस तरह की बातें जो है राहुल गांधी ने रखी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने रखी, जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश जी हमारे साथ कांग्रेस की नेता रितु चौधरी भी जुड़ी हुई है, आपकी बातें सुन रही हैं। मैं ख्याल से उसके पहले आप सुमित ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। हाँ, आंकड़े भी बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी तक 7 पर बढ़त बना रही है, भारतीय जनता पार्टी 2 पर। जो हमारे पास 9 के रुझान इस वक्त उपलब्ध है उसमें यह दिख रहा है इन परिस्थितियों में कि कांग्रेस का अच्छी खासी लीड है 7 और 2 का। रितु चौधरी, स्क्रीन आपके सामने होगी, आंकड़े आप देख पा रही होंगी। क्या आपको लग रहा है कि जो पोल ऑफ पोल्स था कि 2 राज्य बीजेपी के, 2 राज्य कांग्रेस के? देखिए, मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि ना इनकी नीति थी ना इनकी नियत थी, और वो जो है अभी जो रुझान है उस पर भी दिखाई दे रहा है, और अभी कुछ समय बाद जो है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जनता ने जो राहुल गांधी जी की जो बात है वो जनता ने गारंटी की तरह लिया, और मोदी जी की जो बात है उनको आज भी जो है जनता ने जुमलों की तरह ही लिया है, क्योंकि इनके पास इतना समय था। नहीं लगता कि इस तरह के बयानों को आपको शाम तक के लिए इंतजार करना चाहिए? हो सकता है कि नतीजे उल्टे हो जाएं, फिर राहुल गांधी की बात गलत साबित हो जाए। लेट द रिजल्ट कम। अभी तो रुझान है, उधर पोस्टल बैलेट है अभी तो। रितु जी, मैं फिर करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं,
हम कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरह से कि हम 4 राज्यों में बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। हम इस बारे में पूरी तरह से हम जो है आश्वस्त है, और क्योंकि जनता का रुख दिखा भी है, आपने भी देखा होगा कि हमने ऋतु जी ये भी देखा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर भगवान राम के पोस्टर लगा रखे हैं आपने। हाँ। तो भगवान राम के शरण में जाना पड़ा है कांग्रेस को। देखिए, भगवान राम की शरण में तो पूरा विश्व ही है, पूरा जो है सभी लोग जो है भगवान राम की शरण में है, हम कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि भाजपा की तरह हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन आपने जो पोस्टर देखे वो भी उसका एक जो हिस्सा है। कोई इसमें कोई दिखावे वाली बात नहीं है। बहुत तेजी से आंकड़े आ रहे हैं ऋतु जी, मैं बीच में बोलता जा रहा हूं। आंकड़े बताना जरूरी है, दर्शकों की सबकी दिलचस्पी आंकड़ों में आज की डेट में होती है। तमाम मेहमान बने हुए हैं। तेलंगाना में 9 के रुझान हमारे सामने हैं, 3 पर बीजेपी, 3 पर बीआरएस और 2 पर कांग्रेस आगे है। छत्तीसगढ़ में 10 के हैं, 7 में कांग्रेस, 3 में बीजेपी आगे। मध्य प्रदेश में 16 के आ चुके हैं, 8-8 का फिगर चल रहा है, बिल्कुल मैच टाई का चल रहा है यहाँ पर। और राजस्थान में 21 के रुझान हमारे सामने हैं और 11 कांग्रेस, 10 बीजेपी है। यानी बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर है, सबकी धड़कनें बड़ी होंगी। इसका मतलब राजस्थान में जो यदि पोस्टल बैलेट की बात करते हैं, जो कर्मचारियों की बात करते हैं, तो वहां पे जो है वो ओपीएस जो है वो काम कर रहा है। जो लास्ट में जो जिसकी घोषणा जो गहलोत ने की और कहा कि पिछला एक चुनाव में इनके वजह से हार गया था, इनको दे देते हैं, और जो कहा कि कानून बनाएंगे, कानून लाएंगे, वो उसके वजह से लगता है शायद। जी गीता जी, इसमें मनोरंजन जी, अगर आप देखें तो राजस्थान में जो गहलोत जी ने ओपीएस के लिए जो उन्होंने घोषणा करी है, तो ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि उन्हें भी मालूम है कि ओपीएस के में जो भी कर्मचारी आते हैं उनको जो देना है उनको पेंशन, वो 2029 से पहले नहीं देना है जी। तो अभी वो तो उसमें अभी तो और बहुत लंबा समय है। तो एक उसको कितनी गंभीरता से उस विषय को लिया गया है कि जब आपको उसको लागू करना पड़ेगा, तो उसके लिए, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से वहां की परिस्थितियां जो वहां से पता चल रहा है, कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ तनख्वाह के अलावा जितने जैसे पेंशन बेनिफिट है, जो लोग वहां रिटायर हुए, वो सबको अभी वहां रोक दिया गया है कि जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाते और उनके नतीजे नहीं आता, बाकी किसी भी तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो अभी नहीं दिए जा रहे हैं। जी, जयराम विप्लव को बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, अभी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है तमाम आपके सामने, उसमें कांग्रेस ऑलमोस्ट हर जगह ये दिख रहा है कि आपसे बेहतर कर रही है। तेलंगाना में आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अभी जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 11-9 हो गया इन फेवर ऑफ कांग्रेस, राजस्थान में 14-11 हो गया। कैसे देख रही है बीजेपी इसको? देखिए, बिल्कुल हम आश्वस्त हैं, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, और ये तो अभी शुरुआत है, पल पल बदलते हुए आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। 2 बजे तक चुनाव के नतीजे स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने होंगे, क्योंकि ये चुनाव में मतगणना की जो प्रक्रिया, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, जहां वीवीपैट का भी मिलान होता है। इसलिए इसमें आंकड़ों में अभी रुझान और आंकड़ों में थोड़ा सा समय लग रहा है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, और ये जो कुछ होगा ये जनता की जीत होगी, जनता का जनादेश है, और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। आपने सही कहा कि हम भी बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट में होता है। सोमू आनंद के पास चलते हैं, जयपुर में है, हिमांशु जो है भोपाल में है। सोमू, आप बताइए, जयपुर में राजस्थान के आंकड़े जो है अभी भी बराबर की टक्कर की बात हो रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 14 कांग्रेस और 12 बीजेपी है। आंकड़े आपने बताया, और करीब 4,66,000 से अधिक पोस्टल बैलेट कल शाम तक आए थे, और सुबह 8 बजे तक जो भी पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए उन सब की गिनती होनी है पहले आधे घंटे में। उसके बाद 3,92,00,000 जो है उससे अधिक मतदाता जो ईवीएम से वोट किया है उन्होंने, उसकी गिनती शुरू होगी। तो जाहिर तौर पे हमने शुरुआत से देखा कि राजस्थान में इस बार मुकाबला बहुत कांटे का है। पिछली बार भी बहुत छोटा सा अंतर था मत प्रतिशत का, और इस बार जबकि वोटिंग थोड़ी बढ़ी है, फिर भी कमोबेश जो एग्जिट पोल है वो भी इसी तरह का ट्रेंड बता रहे हैं कि मुकाबला कड़ा रहने वाला है। आमतौर पर राजस्थान
राजस्थान के चुनावों में जो होता था कि जो पार्टी जीतती थी वो अच्छे मार्जिन से जीतती थी, वैसा इस बार नहीं होने वाला है। ये इसकी झांकी तो एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि जब थोड़ी देर के बाद स्पष्ट रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो वो बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बार राजस्थान के चुनाव में हमने ये देखा है कि मुकाबला बहुत कांटे का है। जरूर बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। एक बार फिर दर्शकों को याद दिलाते हैं, फिर भोपाल चलेंगे। तेलंगाना में 4-1 दिखाई दे रहा है, कांग्रेस 4, AIMIM 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। BRS को वहां पे बहुत बड़ा झटका लग रहा है, 3 पर ही रह गई है, 3 पर नुकसान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 9, बीजेपी 7। बीजेपी ने एकदम से खाता खोला है और ऑलमोस्ट बराबरी पर आ गई है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में 20 के रुझान हमारे सामने, 11 पे कांग्रेस, 9 पर बीजेपी आ गए है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो 27 के रुझान हमारे सामने है, इसमें 14 पर कांग्रेस और 13 पर बीजेपी आ गए। बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। अभी तक के पहले 20 मिनट के रुझान हमारे सामने स्क्रीन पर है। भोपाल चलते मुझे बताया जा रहा है, मेरे सहयोगी हिमांशु वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, भोपाल में आपके पीछे कांग्रेस का दफ्तर था, सन्नाटा था, आधे पौन घंटे के बाद कुछ तस्वीर बदली? देखिए, निश्चित तौर पर अभी दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। हालांकि रुझान अभी बहुत शुरुआती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पोस्टर्स यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस रुझान आने के साथ ही दावा जो जीत का है वो भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जो स्थानीय नेता हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, उन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं, कल को देने सुनहरा आकार आ रही है कमलनाथ सरकार। और ये दावा यहाँ पर कुछ और जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी पोस्टर के जरिए यहाँ पर दिखाए हैं। देखिए, एक और पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ। माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाइयाँ। और ये बधाइयाँ सिर्फ कमलनाथ जी तक सीमित नहीं है, जो कुछ विधायक इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी समस्त नवनिर्वाचित सम्मानीय विधायकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो कांग्रेस यहाँ पर इन पोस्टर्स के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि इस बार वो जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त है। और जहाँ तक शुरुआती रुझान का सवाल है, 2018 को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 5 सीटों का अंतर था। कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बहुमत से 2 कम। और इस बार कांग्रेस आपके पीछे मैं सड़कों पर पानी देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बारिश हुई है। तो कईयों के अरमान धुले हैं क्या? जी, या धुलेंगे पहले ही। जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि किसकी किस्मत क्या करवट लेती है इस बार। लेकिन बहुत तेज बारिश हुई है कल रात को भी, आज सुबह भी। तो हिमांशु, दिग्विजय सिंह से कोई बात हुई आपने कहा दिग्विजय सिंह ने वहां पहुंचे, आपने कहा कांग्रेस दफ्तर, कुछ बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? एक ट्वीट भी किया है। जी, वो अभी पहुंचे हैं। हमारा जब लाइव शुरू हुआ तो मैंने बाई तरफ देखा कि वो कुछ ही सेकंड पहले एक काफिले के साथ अंदर गए हैं अभी कांग्रेस मुख्यालय पर। उनसे बात करके निश्चित तौर पर मैं अपडेट करूंगा। चलिए, आप जाइए, बात कीजिए। उन्होंने जो ट्वीट किया ना मनोरंजन जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, लंबा सा ट्वीट है, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी कि अपने कार्यकर्ताओं को कहा सतर्क रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। ये बात कमलनाथ ने भी कही थी कि सारे जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर आप तैनात रहें, नजर रखें करीब से कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखें। क्योंकि कांग्रेस को एक षड्यंत्र दिख रहा है जिस तरह के कुछ रुझान एग्जिट पोल में जो बताए गए। तेलंगाना चलते हैं, तेलंगाना की सुमित पढ़ दीजिए, इंटरेस्टिंग। तेलंगाना के आंकड़े आपके सामने पढ़ देता हूं। तेलंगाना में 18 के रुझान हमारे पास है, 19 हो गए आपसे बात करते करते। कांग्रेस 7 में आगे चल रही है, बीजेपी भी 6 में आगे चल रही है, BRS 5 में है और उसको 8 का नुकसान हो रहा है पिछली बार के मुकाबले। AIMIM 1 पर है, उसको भी 1 का नुकसान हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं तेलंगाना को लेकर। इस वक्त हमारे साथ, जैसे कि मनोरंजन जी ने कहा, हमारे साथ हमारी सहयोगी उमा सुधीर इस वक्त जुड़ रही हैं हैदराबाद से। उमा जी, कांग्रेस बहुत बड़ी लीड देती हुई दिखाई दे रही है, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? कांग्रेस लीड ले रही है, ये तो ट्रेंड एग्जिट पोल्स का भी वही है। और कल हमने कुछ लोगों से बात की जो पोस्टल बैलेट्स देते हैं और उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि आपको हमारा, मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट्स में आप देख लेंगे। मैं ये बैकग्राउंड ये बता दूं कि जो लोग जैसे पुलिसमैन हैं, सरकारी जो मुलाजिम है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको सैलरीज में बहुत डिले हो रहा था और जो पे
कमीशन के जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे वो भी बहुत डिले हो रहा था। जो हम रैंडमली लोगों से जब बात करते हैं तो वो गुस्सा तो लोगों में था कि जो भी पे रिवीजन कमीशन की बात होती है तो केसीआर ने बहुत प्रोमिसेस तो किए लेकिन कुछ फुलफिल नहीं किए, इसलिए उनमें गुस्सा था। वो तो रैंडम स्मॉल सैंपल्स ही थे, लेकिन मैं कहूंगी कि वो उनका मूड था कि केसीआर ने प्रोमिसेस बहुत किए लेकिन फुलफिल नहीं किया, पे रिवीजन नहीं किया, हमको हाइक्स जो बोला वो नहीं किया। सो वैसे वाले लोग जो पोस्टल बैलेट देते हैं उनमें ये मूड भी नजर आ रहा है। जैसे उमर जी एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, बीजेपी 6 सीट पर आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी ये कैसे हो रहा है और 5 का गेन उसको दिख रहा है अभी तक के जो रुझान है, इसको आप कैसे देखती हैं? बीजेपी आगे चल रही है, वो एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसके लिए कुछ आइडियल है, नॉट नेसेसरली बिकॉज कि वहां पे यहाँ पे जो स्थानीय लीडरशिप उसके लिए नहीं, लेकिन जो अर्बन पॉकेट से जो लोग रहते हैं उनका जो माइंडसेट है और जो शुड आई से सम डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे जो केसीआर सरकार के साथ उनके जो डिसअपॉइंटमेंट्स है वो शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखें तो फैंस तो बहुत है मोदी जी के, और यहाँ पे जो लोकल डेवलपमेंट्स हो रहा है उसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं और समझते हैं कि बीजेपी एक प्रोसेस ऑफ अपना जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको डेवलप करने में लगी हुई है तेलंगाना में। हालांकि लोग कहेंगे कि बीआरएस की विक्ट्री चाहेगी ना कि कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी अपना प्लान बना चुकी है। वो चाहते हैं कि वो डबल डिजिट्स में आ जाएं, एक तरह से डिसाइसिव उनका रोल रहे तेलंगाना में। क्योंकि जब वो उन्होंने ओबीसी सीएम की भी बात की वो बीआरएस को ही ज्यादा हर्ट करता, लेकिन फिर भी उन्होंने उस प्लान को आगे रखा क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो ओरिजिनल वोट बैंक है वो डेवलप करे यहाँ पे, और वो उसका फ्यूचर, उनका जो भविष्य है इलेक्टोरली वो ओबीसी वोट बैंक में भी देख रहे हैं क्योंकि उनकी नंबर्स बहुत हाई हैं, 52%। एक बात तो साफ है कि बीआरएस को बहुत नुकसान हो रहा है, 7 सीटों का उनको नुकसान है, कांग्रेस को 4 सीटों का फायदा है। लेकिन यदि कांग्रेस की सरकार बननी है तो 20% का स्विंग चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। 20% तो नहीं कहूंगी क्योंकि जैसे आपने कहा 29 था उनका पहले, और अभी 2018 में उनका 29% था, लेकिन वो एक कोलिशन में था जब वो प्रजाकूटमी जिसको कहते हैं वो टीडीपी के साथ, सीपीआई सीपीएम के साथ भी तब थे। लेकिन उनको अगर रियलिस्टिकली देखें तो 32% कह सकते हैं, और अगर आप बीआरएस का लें तो वो 47 था, तो 15% का डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन जमीनी जो अभी डेवलपमेंट्स है उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगी। अभी भी केसीआर मेंटेन करते हैं कि उनकी पार्टी पावर में आएगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, न सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बल्कि अच्छे नंबर यानी कि 70 सीट तक वो लाएंगे। दूसरी बात ये कि उन्होंने कल प्रगति भवन जो सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस है उसको भी पेंट करवाया, ये कहते हुए कि अब नया टर्म शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए एक नई शुरुआत करेंगे, और इसीलिए घर भी अच्छा साफ सुथरा और नए कोट ऑफ पेंट के साथ रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस के कैंप में ऐसे ही लग रहा है कि वही लोग गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि रेवंत रेड्डी के घर में इतने सारे लोग, कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स बाहर, और लोग फुलदस्तों के साथ आ रहे हैं, बुकेस के साथ आ रहे हैं, शॉल्स वगैरह के साथ आ रहे हैं गुडविल एस्टैब्लिश करने के लिए, और उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स भी देना शुरू कर दिया कि हम ही अब गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं। लेकिन केसीआर थोड़ा बहुत माइंड गेम भी है, क्योंकि अगर तेलंगाना में अगर बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही शॉर्ट पड़ जाते हैं या फिर कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ नहीं रहते हैं, तो उनको इंश्योर करना है कि उनके एमएलए से एक तरह से विधायक अच्छे स्पिरिट्स में रहें, पॉजिटिव स्पिरिट्स में रहें और उनके साथ भी रहें। एक दूसरे पर बीआरएस और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारे विधायक कैंडिडेट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं। डीके शिव कुमार सब आए हुए हैं और उनका भी एक रोल इस पूरे इसमें दिख रहा है कि 5 स्टार होटल में अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको विधायकों को वहां पे आने के लिए कहा जाएगा। और इसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंसीज में विन के बाद उन सबको कहा गया है कि आप हैदराबाद आ जाइए, उनको एक 5 स्टार होटल में रखने की सुविधा भी, अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आप जो बात कह रहे हैं मनोरंजन जी, वो भी दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है कि 15-16% कांग्रेस कम है, ठीक है,
लेकिन स्विंग 8% का ही चाहिए। ये बात है। तो 32 से 8 अगर मिलता है तो 40 हो जाएगी और बीआरएस 48 से 40 पहुंच जाएगी। तो दिखता है बहुत उतना बड़ा है भी नहीं। और बीजेपी के लिए संजय जी लगता है कि बेस्ट होप सिनेरियो यही है कि वहां पर हंग असेंबली हो। उनके लिए बेस्ट वही होगा कि एक हंग असेंबली हो और उनके मदद की जरूरत हो। इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी किसको मदद कर पाएगी। बीआरएस को स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस को नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को अगर जरूरत होती है तो बीजेपी के पास नहीं जाएगी, तो उसके ऑप्शन खुलेंगे फिर एमआईएम के साथ या फिर बीआरएस के साथ। तो वो फिर एक राष्ट्रीय स्तर की पॉसिबिलिटी फिर अलग बदलेगी। 9 सीट ही लड़ रही है। लेकिन आप जानते हैं कि बीआरएस ने तो काफी समय तक यहाँ पर केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन कई मुद्दों पे दिया है। राज्यसभा में तो दिया ही दिया है। कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, बाकी मुद्दे देख लीजिए, उस पर उन्होंने समर्थन दिया है। तो वो ऑप्शन भी वो ओपन रख रहे हैं। इधर बहुत सारी ऐसी भी डेवलपमेंट हुई। एक चीज केवल वो जो उमा सुधीर करी थी, उनका घर पेंट हुआ है, तो वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। कांग्रेस वाले दूसरा मैसेज देना चाह रहे हैं। यूपी के नतीजे आने के पहले आपने देखा था लोहिया पार्क का अचानक वो होने लगा था, तो बड़ा शोर मच गया कि वो अधिकारियों को लग रहा है कि सपा जीतने वाली है। तो कई बार ये उल्टा भी होता है, कई बार कुछ और होता है। मूड बनाने बीआरएस जो है कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार थी, क्योंकि पहली मूवमेंट जो है आप देखिए विपक्षी दलों को जोड़ने की वो केसीआर ने शुरू किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि रेवंत रेड्डी को हटाओ, जो कि कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया और बातचीत वहीं पे टूटी। टीआरएस तो मर्ज होने को तैयार थी कांग्रेस के साथ, अगर आप तेलंगाना सही बात करते तो। अभी इस वक्त हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, 14 पर कांग्रेस आगे हो गई है, बीआरएस अब 9 पे आ गई है, बीजेपी 5 पे है। बीजेपी को 4 का फायदा हो रहा है, बीआरएस को 12 का नुकसान अब तक दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 10 का फायदा हो रहा है। एमआईएम 1 पर आ गए, उसको भी 2 का नुकसान इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो समझ में नहीं आ रही सुमित जी, जैसा कि उमा कह रही थी कि ये शहरी इलाके हैं और वहां पर इस तरह का पोस्टल बैलेट में शुरुआत में रुझान दिखता है। अगर वैसा है तो फिर एआईएमआईएम क्यों आगे नहीं दिख रही है? क्योंकि वो तो पूरा जो उसका फोकस है अमिताभ जी, वो तो शहरी इलाकों में और खासतौर से ग्रेटर हैदराबाद में, बस हैदराबाद ही है। उसका जो वोटर है वो पोस्टल बैलेट वाला नहीं है, पोस्टल बैलेट हो सकता है। उसका मूल है, सरकारी कर्मचारियों में उतना प्रोपोर्शन नहीं हो। बहुत सारे देखिए इसमें और भी जो है, जो शिक्षक है मूलतः वो मतलब दूसरे जगह जा रहा है, तो वो शहरी वोटर नहीं है। उसको आप शहरी वोटर, बहुत शिक्षक होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, सैनिक कर्मचारी होते हैं, जिनका रूट गांव का है, अलग अलग होता है। प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उनका बेस अर्बन नहीं है, मतलब ज्यादातर वो रूरल बेस है। एक चीज साफ हो रही है इसमें अब तक के जो, अगर मैं पोल ऑफ पोल्स के साथ कंपेयर करूं कि बीआरएस का मूड पोल ऑफ पोल्स ने पकड़ लिया था, तेलंगाना का मूड कि बीआरएस शायद जा रही है। वहां पर 13 सीट का नुकसान है अभी तक जो दिख रहा है पहले आधे घंटे में। वही राजस्थान देखिए, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में तो बराबरी की टक्कर दिख रही है बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस कुछ बोल रही है, फिर राजस्थान चलता है। मैं यही कह रही थी कि तेलंगाना, जैसे भी शिक्षकों की बात आई, वहां पे तेलंगाना में जो वहां के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां की अभी जो पिछले 1 साल में वहां की परिस्थितियां इस प्रकार से, मतलब एक जो प्रशासनिक ढांचा जो चाहिए होता है ना, वहां कोई कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है, ना वहां पे अपॉइंटमेंट्स हो रही है। और खास करके जो उमा जी ने भी कहा, जो 7वां वेतन आयोग है, उसको लेकर वहां की सरकार ने, वहां जो और भी जो कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारियों के बीच में और भी जो शिक्षक हैं उनके बीच में भी एक ये रोष रहा है कि हमें अभी 7वां वेतन आयोग जो है बाकी सब जगह मिला है, हमें नहीं मिला है। तो ये भी एक बड़ा वहां कारण है। नियुक्तियां नहीं हो रही है, नियुक्तियां भी नहीं हो रही। जानकारी दे देता हूं, वो ये है कि जो ईवीएम की गिनती है वो भी शुरू हो चुकी है। तो उसके हिसाब से मैं आपको राजस्थान का बता देता हूं कि राजस्थान में ईवीएम के हिसाब से अभी तक जो है कांग्रेस 7 सीटों पर और बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 6 सीटों पर ईवीएम के हिसाब से आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 2 पर, बीआरएस 1 पर, बीजेपी 2 पर आगे चल रही है, एआईएमआईएम 1 पर आगे चल रही है।